Hey everyone, welcome back to my channel. So today we'll be continuing schizophrenia. This is the second part of our video. So today we'll discuss about clinical features, subtypes, other form of psychotic disorder, treatment and nursing intervention of schizophrenia. So let's begin. So let's start with the clinical features. First one is positive or active symptoms. The term positive symptom refer to the symptoms that most individuals do not normally experience but are present in schizophrenia. पॉजिटिव टर्म का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव सिम्टम वो सिम्टम होता है जो इंडिविजुअल को यूजुअली नहीं होते हैं मगर मतलब उसे एक्सपीरियंस नहीं होते मगर वो प्रेजेंट होते हैं. दे इंक्लूड डिल्यूजन्स, इसमें डिल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन मेनली, थॉट डिसऑर्डर एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड दिस इज टिपिकली रिगार्डेड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस. तो इनको हम मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस बोलते हैं, यानी कि इनकी प्रेजेंस होना साइकोसिस का होना होता है. देन नेगेटिव डेफिसिट सिम्टम. These are things that are not present in schizophrenic person but are normally found in healthy person. ठीक है. अब नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं जो कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि नॉर्मल हेल्दी पीपल्स में होते हैं. दैट इज सिम्टम्स दैट रिफ्लेक्ट द लॉस और एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ट्रेट और एबिलिटी. यानी कि वो सिम्टम जो ये दिखाते कि आपकी नॉर्मल एक्टिविटी या नॉर्मल ट्रेट्स कैरेक्टर्स का लॉस हुआ है. ठीक है. कॉमन नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं आपके फ्लैट और ब्लंटेड अफेक्ट एंड इमोशन. ठीक है. और पॉवर्टी ऑफ स्पीच. नॉर्मल लोगों को होता है कि कभी बोल नहीं पाते, उनके फ्लैट इमोशंस आते हैं, वो कभी शो नहीं कर पाते हैं. ठीक है. और जिसको कि एलोगिया बोलते हैं. इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर. ठीक है, कि वो प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. ठीक है. जिसको एनहेडोनिया बोलते हैं. लैक ऑफ डिज़ायर टू फॉर्म रिलेशनशिप्स, उनके अंदर रिलेशनशिप बनाने की इच्छा नहीं होगी, जिसको एसोशियलिटी बोलते हैं. देन आइसोलेशन यानी सोशल विड्रॉल हो जाएगा उनका. लैक ऑफ मोटिवेशन एवोलिएशन यानी कि उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा. फिर क्लिनिकल फीचर्स आपका नेगेटिव सिम्टम्स ही. नेगेटिव सिम्टम कंट्रीब्यूट मोर टू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. नेगेटिव सिम्टम क्या है आपकी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाता है. फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड द बर्डन ऑन अदर्स देन डू पॉजिटिव सिम्टम. यानी पॉजिटिव सिम्टम ऐसे होते हैं जो नॉर्मल हेल्दी पीपल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो एक तरीके से सही है. बट जो नेगेटिव वाले होते हैं नॉर्मल हेल्दी पीपल में प्रेजेंट है, तो वो आपके सिजोफ्रेनिया में नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट की जो लाइफ है वो लाइफ क्वालिटी पुअर होती चली जाएगी. उसकी फंक्शनल वो अच्छे से उतना वर्क नहीं कर पाएगा और क्या कहते हैं वो दूसरों पर ज़्यादा बर्डन बनेगा. A third symptom grouping, the disorganization syndrome, is sometimes described and include chaotic speech, thought and behavior. एक तीसरे तरीके का सिम्टम आता है जिसको कि डिसऑर्गेनाइजेशन सिंड्रोम बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि पर्सन की जो स्पीच होती है वो केओटिक हो जाती है, काफ़ी मिक्स्ड हो जाती है, वो कुछ भी कैसे भी काफ़ी फास्ट बोलता है. ठीक है. थॉट और बिहेवियर सब उसके केओटिक हो जाते हैं, वो काफ़ी रशिंग हो जाते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा जब वो बोलेगा. सो अब कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं इसके. हाउएवर मेयो ने 2013 में डिस्क्राइब किया था थर्ड सिम्टम को एज द कॉग्निटिव सिम्टम. ठीक है. कॉग्निटिव सिम्टम इन्वॉल्व प्रॉब्लम विथ थॉट प्रोसेस. कॉग्निटिव सिम्टम में मेनली आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती है. These symptoms may be most disabling in schizophrenia because they interfere with the ability to perform routine daily tasks. अभी जो symptoms होते हैं ये ज़्यादा disabling schizophrenia की कंडीशन में होते हैं क्योंकि ये पर्सन की जो उसके नॉर्मल रूटीन वाले टास्क है उसको एब्रप्ट कर देते हैं, उसमें इंटरफेयर कर देते हैं. पर्सन विथ schizophrenia may be born with these symptoms. अब जो पर्सन इसको schizophrenia है वो इन सिम्टम के साथ पैदा हुआ हो सकता है. अब वो सिम्टम क्या क्या है? प्रॉब्लम विद मेकिंग सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन. उसको इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी, उसको वो उसको परसीव नहीं कर पाएगा अच्छे से. डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, वो अटेंशन पे भी नहीं कर पाएगा. एंड देन मेमोरी प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स उसको मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं सिजोफ्रेनिया के लिए? बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर्ड थॉट प्रोसेस. ठीक है. देखिए उसके थॉट प्रोसेस में जब डिस्टर्बेंसेस आई हैं तो सिजोफ्रेनिक पेशेंट ऑफन नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन एंड इग्नोर हेल्थ नीड. तो पर्सन क्या करता है जो सिजोफ्रेनिक होता है वो अपनी हेल्थ हाइजीन को ज़्यादा मेंटेन नहीं करता है, पर्सनल हाइजीन भी नहीं मेंटेन करता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट द पेशेंट हैज़ शॉर्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन जनरल पॉपुलेशन. अब जब वो अपना हेल्थ नीड नहीं देख रहा है, अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं देख रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है जो नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन होती है उससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी कम हो जाती है. 10% ऑफ सिजोफ्रेनिक पेशेंट कमिट सुसाइड. और जो आपके 10% सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं.
अदर कॉम्प्लिकेशंस, अब बाकी अलग कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एग्रेशन, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको तो गुस्सा रहता है। वायलेंस यानी वो किसी को भी हार्म करते हैं, वायलेंस अगेंस्ट अदर, दूसरों के लिए भी वायलेंट होते हैं, अपने लिए भी, अपने आप को भी सेल्फ हार्म कर सकते हैं। और इंक्रीज रिस्क ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, उनमें सब्सटेंस अब्यूज़ का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया फ्रॉम डिजीज़ डेटाबेस की वजह से, नहीं, डिजीज़ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें, उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, उन्हें कुछ भी सुनाई देता है जो रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है। डिल्यूजन्स होता है, यानी कि वो किसी और चीज़ को कुछ और परसीव कर लेते हैं, ठीक है। और मूड अल्टरेशन उनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर इसके सब टाइप्स आते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका पैरानॉइड टाइप, ठीक है। इसमें डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन अब प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं डिल्यूजन और हेलुसिनेशन पेशेंट में देखा जाता है। बट थॉट डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर एंड एक्टिव फ्लैटनिंग आर एब्सेंट। इसमें थॉट डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, और जो इफेक्टिव फ्लैटनिंग होती है वो नहीं होती पेशेंट पे, ठीक है। द इंडिविजुअल इज ऑफन टेंस, सस्पिशियस एंड गार्डेड। अब इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, काफ़ी सस्पिशियस होता है, वो दूसरों को शक की नज़रों से देखता है, ठीक है। और गार्डेड होता है, उससे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास मुझे कोई फॉलो कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। मे बी आर्ग्यूमेंटिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू करेगा। हॉस्टाइल, एंग्री एंड एग्रेसिव, यानी वो ईजिली अपने बाहर के इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाएगा, गुस्से में रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, ठीक है। एट द वर्क प्लेस, जहाँ वो काम करता है, ही हैज़ द फॉल्स नोशन दैट को वर्कर्स टॉक अबाउट हिम बिहाइंड हिज बैक एंड लाफ क्वाइटली एज ही पासिस। उसको क्या लगेगा कि उसके मन में ये फॉल्स नोशंस बनेगा कि जो उसके कोवर्कर हैं ना, कि अगर वो कहीं बात कर रहे हैं तो उसे लगेगा कि उसके बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। वो उसे हार्म करना चाहते हैं, वो कहीं से जा रहा है तो लोग अगर हंस गए तो उसे लगेगा कि वो उसी पे हंस रहे हैं, मतलब अपने आप को वैसा वो फील करेगा। फिर पेशेंट में रिफ्यूज़ टू ईट मील सर्व ऑफ द सस्पिशियस दैट द फूड इज सीक्रेटली पॉइजन, ही में अपील टू अथॉरिटीज़ फॉर हेल्प, ठीक है। अब पेशेंट कैसा सस्पिशियस रहेगा कि उसको शक रहेगा, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आप उसे जब खाना देंगे तो वो खाना भी नहीं खाएगा, उसे लगेगा कि क्या पता इसमें कहीं इन्होंने पॉइजन तो नहीं मिलाया हुआ है, ये मुझे मारना तो नहीं चाहते, तो वो हायर अथॉरिटीज़ को भी ऐसे कॉल कर सकते हैं, कभी बाई चांस पुलिस को कर ले किसी को कि ये मुझे मारना चाह रहे हैं, मेरे खाने में पॉइजन है। सो ये सब चीज़ें। देन ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स होते हैं इसमें, मैं ऑल्सो डोमिनेट द क्लिनिकल पिक्चर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ही बिलीव हिमसेल्फ एनोटेड विथ होली ऑयल, trumpet blared forth his appearance as a prophet, he has a message that he will save the world and set out spreading it, ठीक है। जो ग्रैंडियोस डिल्यूजन होता है, ग्रैंडियोस यानी कि अपने आप को ग्रैंड समझना, फ्रॉम द ग्रैंडियोस से आप ले सकते हैं ग्रैंड वर्ड, तो अपने आप को ग्रैंड समझना, इसमें उसको ऐसा लगेगा कि वो कोई आपका प्रीस्ट वगैरह है, प्रॉफिट वगैरह है, कि वो कुछ है ऐसे बड़ा सा लीडर है, तो उसको भगवान ने ये मैसेज दिया है कि तुम्हें दुनिया को बचाना है, और वो ये सबको बोलेगा मैं मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये वो, तो ये सारी फीलिंग्स के अंदर आ जाएंगी। फिर डिसऑर्गेनाइज टाइप, इसमें इसको हम हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया भी बोलते हैं, ठीक है, इन आईसीडी। और इसमें क्या होता है, थॉट डिसऑर्डर एंड फ्लैट इफेक्ट आर प्रेजेंट। इसमें थॉट डिसऑर्डर, फ्लैट इफेक्ट दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज़ यूजुअली बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 25 ईयर्स की एज से पहले ये होता है। एंड द कोर्स इज कॉमनली क्रोनिक, और क्रोनिक कोर्स होता है इसका, ठीक है। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर प्रेजेंट, दे आर रिलेटिवली, इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होते हैं, बट वो माइनर कंडीशन में होते हैं। बिजार बिहेवियर, लूजन एसोसिएशन, ठीक है, उनका बिजार बिहेवियर होता है, इन्हों कभी भी बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर सकते हैं, आप गेस नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेंगे, तो इट इज़ बिजार बिहेवियर। देन लूजन एसोसिएशन, वो एसोसिएट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को आपस में। एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट विथ पीरियड्स ऑफ कैरिकुलेट चाइल्डिश सिलीनेस इन इनकॉगरस गिगलिंग, ठीक है, यानी कि उनको अजीब सी बच्चों जैसी हरकतें करेंगे कभी भी, या फिर कभी भी जैसे बच्चे हंसने लगते हैं अचानक से, तो ऐसे ही करके वो हंसने लगेंगे, ठीक है। देन फेशियल ग्रेमेसेस एंड बिजार मैनरिज्म्स आर कॉमन, इसमें फेशियल ग्रेमेसेस और बिजार मैनरिज्म, यानी कि वो कभी भी हंस लेंगे, कभी भी रो देंगे, कभी भी गुस्सा हो जाएंगे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो होंगे वो काफ़ी चेंज होते रहेंगे। और बिजार मैनरिज्म में कभी भी कैसे भी एक्ट कर सकते हैं, तो ये कॉमन होता है। कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंटली इनकोहेरेंट, यानी कि एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाएगी उनकी कम्युनिकेशन, यानी अभी वो एक टॉपिक पे बात करें, सडनली दे विल चेंज द टॉपिक, वो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, एंड देन कोई थर्ड टॉपिक, तो वो एक टॉपिक पे कंटिन्यू टॉप नहीं कर सकते हैं। पर्सनल अपीयरेंस इज जनरली नेग्लेक्टेड, अब उनको पर्सनल अपीयरेंस पे उनका कोई ध्यान नहीं होगा, ठीक है। सोशल इम्पेयरमेंट इज एक्सट्रीम, इसमें क्या होगा कि उनका सोशल जो इम्पेयरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। देन कैटाटोनिक टाइप,
कैटाटोनिक में द पेशेंट में बी ऑलमोस्ट इमोबाइल, ठीक है, पेशेंट जस्ट वो ज़्यादातर इमोबाइल रहेगा, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा और एग्जिबिट एजिटेटेड पर्पसलेस मूवमेंट, या फिर वो हद ही ज़्यादा कैसे भी पर्पसलेस मूवमेंट करेगा, बिना बात की मूवमेंट करेगा, या फिर वो बिल्कुल इमोबाइल रहेगा, वो मूवमेंट ही नहीं करेगा। पेशेंट में स्क्रीम, हाउल, बीट हिज साइड्स रिपीटेडली, जंप अप, हॉप अबाउट, स्किटर बैक एंड फोर्थ, यानी पेशेंट जब वो चिल्ला सकता है, हाउलिंग कर सकता है, अपने आसपास को चीज़ों को मारेगा, कूदेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है, आगे पीछे घूमता रहेगा। वर्ड एंड फेज में भी रिपीटेड 100 इकोलेलिया बोलते हैं उसको, ठीक है। जब पेशेंट क्या करता है इसमें, जो एक वर्ड बोल लिया या फेज बोल दिया, वो उसको काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। ही रिमेन्स द मोस्ट पार्ट विदड्रॉन, मेकिंग लिटिल और नो एफर्ट टू इंटरेक्ट विद, वो सबसे ज़्यादा सोशली विदड्रॉन हो जाएगा, तो इसमें वो दूसरों से इंटरेक्ट करना चाहेगा ही नहीं। सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, कैटाटोनिक स्ट्यूपर सबसे पहला, दिस इज एक्सट्रीम इमोबिलिटी विदाउट एविडेंस ऑफ एब्सेंट और डिक्रीज कॉन्शियसनेस। ये क्या है कैटाटोनिक स्ट्यूपर, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो एक्सट्रीम इमोबिलिटी शो करता है, इसमें विदाउट द एविडेंस ऑफ एब्सेंट और डिसीज कॉन्शियसनेस, इसमें पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस होता है, ठीक है, और वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता है, ये कैटाटोनिक स्ट्यूपर होता है, ठीक है। द पेशेंट इज ऑल्सो रिजिड एंड म्यूट एंड ओनली अपीयर्स टू बी कॉन्शियस एज द आइज एंड आर ओपन एंड फॉलो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें पेशेंट क्या होता है, काफ़ी रिजिड रहता है, मतलब जैसा है वही पोजीशन रहेगी, वो चेंज ही नहीं करता है उसको, और बहुत शांत रहता है, चुप रहता है, और बस आप उसको देख करके ऐसे समझ सकते हैं कि वो कॉन्शियस है या नहीं, कि उसकी आंखें खुली रहेंगी, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा, बस, ठीक है। एग्जाम्पल, द पेशेंट सिट इमोबाइल इन अ चेयर फॉर 16 आवर्स स्टेयरिंग फिक्सली, अपेरेंटली अनअवेयर ऑफ अदर पीपल और हिज ओन बॉडी नीड्स, ठीक है। इस पर क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पेशेंट है, वो 16 आवर्स के लिए बैठा हुआ एक चेयर में, इमोबाइल बिल्कुल, उसकी आँखें चीज़ें, मतलब उसकी जो आँख है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, वो वहीं देख रहा है, ठीक है, और उसको कुछ नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है या उसकी बॉडी नीड्स क्या है वगैरह वगैरह, वो बस अपना एक इमोबाइल होकर के, मतलब एक रिजिड होकर के उस चेयर पे बैठा हुआ है। फिर सेकेंड है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, द पेशेंट रिमेन्स इन एनी पोजिशन दैट ही और शी इज़ प्लेस, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो किसी भी पोजिशन में रह सकता है जिसमें कि आप उसे प्लेस करें, मतलब आपने उसे बैठा दिया है तो वो बैठा ही रहेगा, या आपने खड़ा किया तो खड़ा ही रहेगा, ठीक है। द पेशेंट इज़ नियरली और कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई एंड रिमेन इमोबाइल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो पेशेंट होता है वो कम्प्लीटली जो होता है अपने इन्वायरमेंट के लिए अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है और इमोबाइल रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक, वो बिन मोमेंट के रहता है। इसका एग्जाम्पल है सिजोफ्रेनिक मैन स्टैंड स्टॉक स्टिल near his bed when a psychiatrist lift his arm up, it remained the exact same position for hours left she'll go। यानी कि एक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, अपने बेड के पास खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो साइकियाट्रिस्ट आई, उसने क्या करा, उस पेशेंट का आर्म लिफ्ट अप किया, और जैसे वो चली भी गई तो भी उसका आर्म वैसी का वैसी रहा, उसने उसको लिफ्ट डाउन नहीं करा। फिर थर्ड है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व पर्पसलेस मोटर एक्टिविटी एंड एजिटेशन। इसमें क्या होता है, पर्पसलेस मोटर एक्टिविटी होती है, पेशेंट पर्पसलेस मूवमेंट करता है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस पर, ठीक है। द पेशेंट में शो इम्पल्सिविटी, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर विच अर्जेंटली रिक्वायर फिजिकल एंड मेडिकल कंट्रोल, ठीक है। जो पेशेंट है वो इम्पल्सिविटी शो करेगा, एकदम इम्पल्सिव हो जाएगा, कैसे भी उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है, जो कि जिसको कि अर्जेंटली फिजिकल और मेडिकल कंट्रोल चाहिए होता है, बिकॉज शी इज़ ऑफन डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट टू अदर्स, क्योंकि वो जो पेशेंट होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो वो दूसरों को भी हार्म कर सकता है, खुद को भी हार्म कर सकता है, ठीक है। एंड हिज और हर एक्साइटमेंट कैन कॉज हिम टू इंजर हिमसेल्फ हिज और हर टू कोलैप्स फ्रॉम कंप्लीट एग्जॉशन, यानी कि जो उसकी ओवर एक्साइटमेंट होती है उसकी वजह से उसे भी हार्म हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कभी भी कंप्लीटली उसे किसी तरीके की चोट लग सकती है जो कि सीवियर हो सकती है उसके लिए। देन कम्स परनीशियस और एक्यूट लीथल कैटाटोनिया, ठीक है, इज द अदर नेम यूज टू डिस्क्राइब एक्साइटेड कैटाटोनिया। ये जो एक्साइटेड कैटाटोनिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए परनीशियस और एक्यूट लीथल कैटाटोनिया एक नेम दिया गया है। इट्स एग्जाम्पल, द पेशेंट एमलेसली रन थ्रू द डाइनिंग हॉल ड्यू टू एन एपिसोड ऑफ कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कि पेशेंट एमलेसली दौड़ रहा है, बिल्कुल दौड़े ही जा रहा है डाइनिंग हॉल में आपका, ठीक है, क्योंकि उसे कैटाटोनिया एक्साइटमेंट का एपिसोड आया। नॉकिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स विदाउट apparent regard and ignoring all outside attempt to stop or redirect her। और क्या है कि पेशेंट जो है वो कहीं भी टकरा जा रहा है, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो रहा है, कोई उसे रोकना चाह रहा है वो तो भी नहीं रुक रहा है, सब चीज़ नेगलेक्ट कर दे रहा है।
देन कम्स अनडिफरेंशिएटेड टाइप। इसमें क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट, इसमें साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट होते हैं बट द क्राइटेरिया ऑफ पैरानॉइड डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक हैव नॉट बीन मैटी। इसमें अनडिफरेंशिएटेड होता है, नहीं पेशेंट में सिजोफ्रेनिया है, उसमें कंडीशंस प्रेजेंट होती है बट आप उसको किसी भी पैरानॉइड या कैटाटोनिक या डिसऑर्गेनाइज्ड वाली कैटेगरी में नहीं पुट कर सकते, तो वो अनडिफरेंशिएटेड टाइप होता है। रेजिड्यूअल टाइप, पॉजिटिव सिम्टम्स आर प्रेजेंट एट लो इंटेंसिटी ओनली। जो रेजिड्यूअल टाइप में क्या होता है, जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में वो काफ़ी कम इंटेंसिटी पर पाए जाते हैं। दिस डायग्नोस्टिक कैटेगरी इज यूज्ड when the individual has a history of at least one previous episode of schizophrenia। ये जो डायग्नोस्टिक कैटेगरी इसको हम तब यूज़ करते हैं जब इंडिविजुअल को पहले कभी एक बार एपिसोड आया हो सिजोफ्रेनिया का। एट दिस स्टेज देयर इज कंटिन्यूइंग एविडेंस ऑफ द इलनेस ऑल्दो देयर आर नो प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम। इस स्टेज में क्या होता है, उसकी इलनेस के एविडेंस कंटिन्यू रहते हैं लेकिन कोई ऐसा कोई प्रोमिनेंट बाहर निकल के साइकोटिक सिम्टम नहीं आता है, बस उसको पुराना जो कभी रहा है तो वो इलनेस ही चलती आ रही है बट कोई आपको एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिलेगा। ठीक है, रेजिड्यू रह जाता है कि मुझे बीमारी हुई तो उसका अफेक्ट रह गया, वो वाला सीन होता है इसमें। सिम्टम्स में इंक्लूड इसमें क्या होता है, सोशल आइसोलेशन होगा, पर्सन सोशली आइसोलेट हो जाएगा, एक्सेप्टिंग यानी कि स्ट्रेंज या अनयूजुअल बिहेवियर होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग ऑफकोर्स नहीं रहेगी। ठीक है, ब्लंटेड और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट यानी कि काफ़ी इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट रहेगा पेशेंट का। पॉवर्टी ऑफ और ओवरली एलेबोरेट स्पीच, या तो कभी उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं होंगे या फिर इतने ओवर वर्ड्स होंगे कि वो बोलता ही चला जाएगा। इलॉजिकल थिंकिंग और अपैथी यानी कि वो कुछ भी सोचेगा, इलॉजिकल थिंकिंग उसकी होगी। फॉर मोस्ट पार्ट हाउएवर द पेशेंट इज लिटिल टू अट्रैक्ट एनी अटेंशन। मोस्ट ऑफ द पार्ट में पेशेंट काफ़ी कम ही ऐसे अटेम्प्ट्स करता है कि लोग उससे बात करें, अदरवाइज वो सोशली विड्रॉल रहता है। द ICD-10 डिफाइन टू एडिशनल सब टाइम। ICD-10 एडिशनल 2 टाइप्स के बताती है सिजोफ्रेनिया को। पहला, पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। द क्लाइंट में एक्सपीरियंस डिप्रेस्ड और मैनिक बिहेवियर्स with psychomotor retardation and suicidal ideation as well as euphoria, grandiosity and hyperactivity। जो क्लाइंट है वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है और मेनिक बिहेवियर, कैसा भी बिहेवियर शो कर सकता है जब उसका साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाएगा, या फिर सुसाइडल आइडिएशन भी आ सकती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे उसके अंदर यूफोरिया होगा, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, ग्रैंडियोसिटी उसके अंदर आ जाएगी कि आई एम द ग्रेट वन टाइप, और या फिर उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। टू डायग्नोज दिस डिसऑर्डर द इंडिविजुअल इन एडिशन टू अबव सिम्टम्स शुड एग्जिबिट। अब देखिए, इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट में कुछ एडिशनल फीचर्स भी आने चाहिए, यानी कि एडिशनल सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इनकोहेरेंट स्पीच, कैटाटोनिक बिहेवियर और ब्लंटेड और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। ठीक है, दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, पीपल विद दिस इलनेस हैव सिम्टम ऑफ बोथ सिजोफ्रेनिया एंड अ मूड डिसऑर्डर। ठीक है, सच एज डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, जो इसमें सीजोअफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उनको सीजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसे डिप्रेशन होगा या बाइपोलर डिसऑर्डर होगा या फिर मेनिया होगा, कुछ भी। देन सेकेंड इज सिंपल सीजोफ्रेनिया। सिंपल सीजोफ्रेनिया इन सीरियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम विद नो हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक एपिसोड दैट इज हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन में बी एब्सेंट। इसमें क्या होता है, सिंपल सीजोफ्रेनिया में उसकी जो डिजीज़ होती है, यानी कि जो नेगेटिव सिम्टम होते हैं, सिर्फ वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, मगर कोई भी साइकोटिक उसमें सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि उसको हेलुसिनेशन नहीं हो रहा है, डिल्यूजन नहीं हो रहा है, बट उसके जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बस। फिर है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये अदर फॉर्म्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या है, पीपल विद दिस इलनेस हैव सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ साइकोटिक बिहेवियर ऑफन इन रिस्पॉन्स टू वेरी स्ट्रेसफुल इवेंट सच एज डेथ इन द फैमिली। रिकवरी इज ऑफन क्विक अनलेस देन अ मंथ। ठीक है, जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, इस पर पेशेंट क्या होता है, उसकी इलनेस काफ़ी सडनली आती है, शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या कोई भी एक्टिविटी है वो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। जैसे कोई स्ट्रेसर उसे मिल रहा है, कोई एक्सट्रीम स्ट्रेसर मिल रहा है, तो उसकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई फैमिली में, तो इस तरीके से। बाकी इसकी रिकवरी काफ़ी क्विक होती है, या तो लेस देन 1 मंथ पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, देन schizophreniform disorder, people with this illness have symptom of schizophrenia but the symptom last more than 1 month but less than 6 month। जो सिजोफ्रेनिक फॉर्म है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं बट ये सिम्टम जो होता है रिकवर हो जाते हैं 1 मंथ से 6 मंथ के अंडर में। देन डिल्यूजनल डिसऑर्डर,
People with this illness have delusion involving real life situation that could be true, such as being followed, being conspired against, or having a disease. These delusions persist for at least 1 month. डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें जो लोग हैं उनको डिल्यूजन्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वो सच्ची हो सकती है, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा है तो उन्हें ऐसा लगे कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है, या मुझे मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मुझे मारना चाह रहे हैं वो लोग, ठीक है, या उसको कोई बीमारी है, यानी एक वहम हो जाता है उससे, ठीक है इसमें। और ये डिल्यूजन जो रहते हैं 1 मंथ तक रहते हैं। Shared psychotic disorder. This illness occurs when a person develops delusion in context of a relationship with another person who is already has his or her own delusion. ठीक है, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या है कि एक पर्सन है, उससे साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये डिल्यूजनल वाला, ठीक है, या कैसा भी, तो एग्जांपल के लिए डिल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट है और ऑलरेडी एक को है, वो उससे जाके मिल रहा है तो वो उसकी बीमारी को शेयर कर रहा है, यानी कि उसे भी वो बीमारी उसके साथ रहते रहते महसूस होने लगी और वो भी वैसे ही एक्ट कर रहा है। दैट इज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। देन साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कुछ जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से भी साइकोटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और अदर सिम्टम में भी रिजल्ट ऑफ अदर इलनेस दैट अफेक्ट ब्रेन फंक्शन सच एज हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। जो हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है या दूसरे टाइप के सिम्टम्स है, वो आपके बाकी इलनेस, दूसरी इलनेस की वजह से भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको कोई हेड इंजरी हो गई पेशेंट को या ब्रेन ट्यूमर हो गया उसकी वजह से। सब्सटेंस इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर। सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या है, दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ और विड्रॉल फ्रॉम वन सब्सटेंस सच एज, यानी कि पेशेंट को क्या है कि पेशेंट कभी काफ़ी टाइम से एक सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, यानी अल्कोहल यूज़ कर रहा है या ड्रग्स यूज़ कर रहा है, कोकेन वगैरह, ठीक है, तो उसकी वजह से सडनली जब उसे वो छोड़ देता है तब उसके अंदर सिम्टम्स आता है, जैसे कि उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूज स्पीच हो रही है, तो वो विड्रॉल की वजह से होता है। फिर है पैराफेनिया। पैराफेनिया क्या है, दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया दैट स्टार्ट लेट इन लाइफ एंड अकर इन द एल्डरली पॉपुलेशन। पैराफ्रेनिया क्या है, ये सिजोफ्रेनिया का ही एक टाइप है और ये एल्डरली पीपल्स को ज़्यादा होता है। एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, इसका ट्रीटमेंट अब हम देखेंगे, तो इसमें हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देते हैं, जैसे हेल्डोल, थोराजीन और लारगेटासिल, स्टेलाजीन एट्सेट्रा। एंड न्यूअर मेडिकेशन, इसमें हम न्यूअर मेडिकेशन से एटिपिकल जैसे कि क्लोराजरिल और रिस्पेरिडल एंड जिप्रेक्सा देते हैं। एजुकेशन एंड सपोर्ट फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड फैमिली, हम इंडिविजुअल यानी पेशेंट और फैमिली दोनों को एजुकेशन देंगे। और सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं हम उन्हें, रिहैबिलिटेशन टू इम्प्रूव एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ देते हैं, ठीक है, थेरेपीज़ वगैरह। वोकेशनल एंड रिक्रिएशनल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है उन्हें। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है सिजोफ्रेनिया के, एसेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक है, आपको ये देखना है कि पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ कैसे कर पा रहा है। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू इज न्यूट्रिशनल स्टेटस, आपको मेनली जो मेन फोकस रखना है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस पे रखना है। मॉनिटर इज वेट, उसका वेट मॉनिटर करना है, इफ इज़ नॉट ईटिंग, अगर वो नहीं खा रहा है तो। इफ़ ही थिंक्स दैट ही हिज फूड इज पॉइजन, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसका खाना पॉइजन है, अलाउ हिम टू फिक्स हिज ओन when possible or offer him food in closed container that he can open. If you give liquid medication in unit dose container, allow the patient to open the container. तो अगर पेशेंट को कभी ऐसा लगता है कि आप उसको जो खाना दे रहे हैं उसमें पॉइजन मिला है, तो आप यूजुअली उसको छोड़ दें कि वो खुद से फिगर आउट करे, या फिर उसे खाना ऐसे दे कि वो बंद कंटेनर में उसे खुद वो अपने सामने खोले ताकि उसके अंदर ये चीज़ें ना रहे। और आप लिक्विड मेडिकेशन जब देंगे तो भी आप उसे ऐसे ही कंटेनर में दें जो उसे खुद वो खोल करके इनटेक करे। मेंटेन सेफ इन्वायरमेंट, minimizing stimuli, administer medication to decrease symptom and anxiety, use physical restraint according to the hospital's policy to ensure the patient's safety and others, ठीक है। सेफ इन्वायरमेंट आपको रखना है, स्टिमुलाई काफ़ी ज़्यादा कम कर देने हैं, ठीक है, और मेडिकेशन भी ऐसी देनी है जिसकी वजह से उसका सिम्टम कम हो जाए और एंजाइटी कम हो जाए। फिजिकल रिस्ट्रेंट्स का भी यूज़ करना है, हॉस्पिटल पॉलिसी होती है, साइकेट्रिक पेशेंट में हमेशा यूज़ किए जाते हैं फिजिकल रिस्ट्रेंट्स वगैरह, रोप्स वगैरह, उनके हैंड और लेग्स को टाई किया जाता है कि कभी वो अगर एक्सेसिव बिहेवियर में आ गए तो वो लोगों को या हॉस्पिटल में किसी को हार्म ना कर दे या खुद को हार्म ना कर दे। Then adopt an accepting and consistent approach with the patient. Do not avoid or overwhelm him. Keep in mind that short repeated contact are best until trust has been established. यानी कि आपको क्या करना है, पेशेंट को ऐसे बात करनी है, ऐसे अप्रोच करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप बनाना है, और जब तक ये नहीं बनता आपको शॉर्ट मीटिंग्स रखनी है पेशेंट के साथ, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उसके साथ ही नहीं रहना है, वरना वो बाकी उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। अवॉइड प्रमोटिंग डिपेंडेंस, मीट द पेशेंट नीड्स बट ओनली डू फॉर पेशेंट वट ही कैन नॉट डू फॉर हिमसेल्फ। आपको क्या करना है, उसकी डिपेंडेंस नहीं बढ़ानी है,
कि वो आप पे ही डिपेंड हो जाए हर एक्टिविटी के लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि पेशेंट जो एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर सकता, आपको सिर्फ उतनी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, उसकी हेल्प करनी है। रिवॉर्ड पॉजिटिव बिहेवियर टू हेल्प द पेशेंट फील इम्प्रूव इज लेवल ऑफ फंक्शनिंग। आपको से क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर से अवॉइड करने की, आप रिवॉर्ड कर सकते हैं पेशेंट को, उसके लिए क्लैप कर लिया या उसकी थोड़ी प्रेजिंग कर ली, ठीक है। पॉजिटिव उसको एक रिप्लाई देना है आपको, ताकि उसको ये लगे कि उसकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। Engage patient in reality oriented activities that involve human contact in patient to social skill training group, outpatient daycare and sheltered workshops. Provide reality based explanation for distorted body image or hypochondrial complaints. ठीक है, पेशेंट को रियलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में आपको एंगेज करना है जहाँ पेशेंट का इंटरफेस हो, ठीक है, जैसे ह्यूमन कांटेक्ट, अगर लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, और आपको इन पेशेंट्स की आपको ट्रेनिंग ग्रुप्स में आपने उसे भेज दिया, या आउट पेशेंट डे केयर आप करवा रहे हैं, शेल्टर्ड वर्कशॉप्स जो होती है वहाँ पे, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को रियलिटी बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन देना है, रैदर देन उसकी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट भी। आपको डिस्टॉर्टेड इमेज के कैसे हो रही है, क्या भी जो भी पेशेंट के मन में सवाल है, आपको उसे पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन देना है, रियलिटी बेस्ड देना है। क्लैरिफाई प्राइवेट लैंग्वेज, autistic intervention or neologism, explaining to the patient that what he says is not understood by others, if necessary set limit or इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है, जो उसकी प्राइवेट लैंग्वेज है, अपनी खुद की जो नई वर्डिंग्स बना लेते हैं, वो लोग नहीं समझ पाते, तो उनकी प्राइवेट लैंग्वेज, उनके ऑटिस्टिक इंटरवेंशंस जो हैं, इन्वेंशंस जो हैं, न्यूरोलॉजिज्म वगैरह जो भी है, पेशेंट को ये बताना है कि ये चीज़ें आप जो समझ रहे हैं वो दूसरा नहीं समझ सकता, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो उसकी जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आपको लिमिट करना होता है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ हेलुसिनेटिंग, अगर पेशेंट हेलुसिनेटिंग है, एक्सप्लोर द कंटेंट ऑफ द हेलुसिनेशन, तो उसको आपको ये जानना है कि उसे किस टाइप का हेलुसिनेशन हो रहा है। इफ़ ही हैज़ ऑडिटरी हेलुसिनेशन, डिटरमाइन इफ देयर कमांड हेलुसिनेशन दैट प्लेस द पेशेंट और अदर्स एट रिस्क, तो अगर उसको ऑडिटरी है, उसको सुनने वाला है, तो आपको ये जानना है कि उसे क्या सुनाई देता है, कहीं वो कमांडिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कमांडिंग हेलुसिनेशन होगा तो वो खुद को भी हार्म कर सकता है या अदर पेशेंट्स को भी हार्म कर सकता है। टेल द पेशेंट यू डू नॉट हियर द वॉइसेज दैट यू नो दैट आर रियल टू हिम, ठीक है। आपको ये बताना है पेशेंट को कि जो वॉइसेस वो सुन रहा है वो आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो मीन्स वो वॉइसेस रियल नहीं है। अवॉइड आर्ग्यूइंग अबाउट हेलुसिनेशन, इफ पॉसिबल चेंज द सब्जेक्ट, और ज़्यादा क्या करना है आपको, उसको इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना है कि आप आर्ग्यूमेंट में चले जाएं उसके साथ, आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं। डू नॉट टीज अ जोक विद द पेशेंट, चूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर अनएम्बिजियस एंड क्लियरली अंडरस्टूड, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। आपको पेशेंट को टीज़ नहीं करना है या उसके साथ जोक नहीं करना है, आपको ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करने हैं जो कि एक ही मीनिंग वाले हों और क्लियरली वो समझ सके। जैसे कि अ पेशेंट हुज टोल्ड दैट प्रोसीजर विल बी डन ऑन द फ्लोर, कि एक पेशेंट को बोला गया कि जो प्रोसीजर है वो फ्लोर पे होगा, मे बिकम फ्रेटेंडेड, ठीक है, वो डर जाएगा कि उसको ये सोचेगा कि मुझे ज़मीन पर लेटने को बोल रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे, मैं ज़मीन पर कैसे लेटूंगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। डू नॉट टच द पेशेंट विदाउट टेलिंग हिम फर्स्ट एग्जैक्टली वट यू आर गोइंग टू डू, आपको पेशेंट को अननेसेसरली वैसे भी टच नहीं करना है, और आपको बिन उसे कुछ बताए उसे कभी टच नहीं करना है, कि आप क्या करने वाले उसके साथ, आपको प्रोसीजर उसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियरली एक्सप्लेन टू हिम, आई एम गोइंग टू कट दिस कफ, आई एम टू पुट दिस कफ ऑन योर आर्म सो आई कैन टेक योर ब्लड प्रेशर, तो आपको जैसे आपको क्लियरली उसको बताना है कि ये कफ है, मैं आपके आर्म पे टाई करना चाहती हूँ ताकि मैं आपका ब्लड प्रेशर ले सकूँ। इफ़ नेसेसरी पोस्टपोन प्रोसीजर दैट रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हॉस्पिटल पर्सनल अंटिल द पेशेंट इज लेस सस्पिशियस और एजिटेटेड, ठीक है। मोस्टली आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो आप प्रोसीजर को पोस्टपोन कर सकते हैं, जबकि जब तक कि पेशेंट को आप पे ट्रस्ट ना हो, आपको उसे फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर, institutionalization may produce new symptoms and handicaps in the patient that are not the part of his diagnosed illness, so evaluate symptom carefully, ठीक है। अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया यानी कि हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो उसकी वजह से उसके अंदर नए सिम्टम भी आ सकते हैं जो कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे नहीं थे, तो उस सिम्टम्स का भी आपको ध्यान देना है। Mobilize community resources to provide a support system for the patient and reduce his vulnerability to the stress. Ongoing support is essential to his mastery of social skill, ठीक है। आपको क्या करना है, जो मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है उसको मोबिलाइज करना है, ताकि जो पेशेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मिले और उसकी जो वो स्ट्रेस की तरफ उसको अचानक से जो स्ट्रेस वगैरह हो रहा है वो चीज़ कम हो जाए, ठीक है। ऑनगोइंग सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी सोशल स्किल्स लोगों के बीच में जा रहा है, तो आपको वहाँ पे उसे प्रमोट करना है। एनकरेज कॉम्प्लियंस विद द मेडिकेशन रेजिमेन टू प्रिवेंट रिलैप्स, also monitor the patient carefully for adverse effect of drug therapy,
including drug-induced Parkinsonism and acute dystonia, akathisia, tardive dyskinesia, and malignant neuroleptic syndrome. Make sure you document report such effect promptly. ठीक है, आपको क्या करना है कि पेशेंट को आप जो दे रहे हैं मेडिकेशन उसकी उसकी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही हैं, वो भी आपको देखनी है. जैसे आप ड्रग थेरेपी दे रहे हैं तो कहीं उसके अंदर पार्किंसनिज्म तो नहीं आ रहा है, डिस्टोनिया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, डिस्काइनेशिया तो नहीं हो रहा है, या न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम वगैरह तो नहीं आ रही है, ये आपको देखना है और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट करनी है. फिर अब आपको नर्सिंग इंटरवेंशन, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, क्योंकि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया में काफ़ी ये कॉमन सिम्टम देखे जाते हैं, तो आप उसमें क्या देंगे. एजिटेशन, पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, रिमूव क्लाइंट फ्रॉम और अवॉइड सिचुएशन दैट नोन टू कॉज एजिटेशन, तो या तो आपको क्लाइंट को वहाँ से हटा देना है या ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो एग्रेसिव हो जाए. डिक्रीज स्टिमुलेंट, आपको कैफीन, ब्राइट लाइट और लाउड नॉइज़, ये म्यूज़िक, ये स्टिमुलेंट होते हैं कि पेशेंट एग्रेसिव हो सकता है, तो आपको ये कम करने हैं. अवॉइड डिस्प्ले ऑफ एंगर एंड डिस्करेजमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इंटरेक्टिंग विद क्लाइंट. अगर आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स काफ़ी इरिटेटिंग होता है, बट आपको उसके सामने वो एंगर या डिस्करेजमेंट या फ्रस्ट्रेशन वाला बिहेवियर शो नहीं करना है. अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड डू नॉट आर्ग्यू विद द क्लाइंट, और पेशेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है और ना ही उसके साथ आर्ग्यूमेंट करनी है. सेट लिमिट एंड फॉलो थ्रू विद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ वायोलेशन अगर, आपको एक लिमिट सेट करनी है और फिर उस हिसाब से अगर वायोलेशन पेशेंट कर देता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज को वैसे ही फेस करना है. मॉनिटर फॉर फिजिकल डिस्कम्फर्ट सच एज पेन और फिजिकल इलनेस, की आपको देखने कि पेशेंट को पेन या फिजिकल इलनेस तो नहीं है. एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हो रही है वही मेडिकेशन आपको पेशेंट को देनी है. अब पेशेंट को हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो डिक्रीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई सच एस लाउड म्यूजिक, एक्सट्रीम ब्राइट लाइट्स और फ्लैशिंग लाइट्स, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को डिक्रीज़ कर देने से, लाउड म्यूजिक हो गया या ज़्यादा ही ब्राइट कलर्स हो गए या फ्लैशिंग लाइट्स हो गई, आपको सब डिक्रीज़ करना है. अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बाय आस्किंग द क्लाइंट व्हाट हैपेंड प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ हेलुसिनेशन. आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के बारे में भी जानने के, आपको जब से आवाज़ या जिस भी तरीके का उससे हेलुसिनेशन है, लेट्स से ऑडिटरी, तो आपको जब से ये आवाज़ें सुनाई दे रही है उससे पहले कभी कुछ हुआ था, ये सब चीज़ें आपको जाननी होंगी. मॉनिटर टेलीविजन प्रोग्राम टू मिनिमाइज स्टैंडर्ड स्टिमुलाई दैट में प्रेसिपिटेट हेलुसिनेशन. आपको क्या करना है, टेलीविजन प्रोग्राम्स को भी उस हिसाब से उसे दिखाने कि उसके अंदर हेलुसिनेशन जो एक्टिविटी है वो ना आए और तरीके की स्टिमुलाई ना मिल जाए. मॉनिटर फॉर कमांड हेलुसिनेशन दैट में प्रेसिपिटेट एग्रेसिव और वायलेंट बिहेवियर, वही ना कि अगर उसे कमांड बिहेवियर हो रहा है, कमांड हेलुसिनेशन हो रहा है, तो आपको उसमें उसे मॉनिटर करना है कि कहीं वो कोई वॉलेंटली एक्ट ना कर दे सडनली. एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है. देन डिल्यूजन अगर पेशेंट को है तो डू नॉट विस्पर और लाफ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट. आपको क्लाइंट अगर कहीं भी है तो उसके आसपास ना ही किसी के कान में कुछ फुसफुसाना है या हंसना है, ठीक है. डू नॉट आर्ग्यू विद द क्लाइंट और अटैम्प्ट टू डिसप्रूव डिल्यूजनल सस्पिशियस थॉट, और आपको क्लाइंट से भी बहस नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करनी है कि उसकी जो अगर उसको सस्पिशियस बिहेवियर रह रहा है तो आपको क्लाइंट को इतना ज़्यादा मतलब उसको आर्ग्यू नहीं करना है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं, हम ऐसे नहीं करते, आपको आर्ग्यू नहीं करना है, ठीक है. एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर इंटरवेंशन इंक्लूडिंग मेडिकेशन मैनेजमेंट, आपको उसके सारे प्रोसीजर इंटरवेंशन सब कुछ बताने हैं, क्या क्या मेडिकेशन आप देंगे आपको वो भी पेशेंट को बताना है. प्रोवाइड फॉर पर्सनल स्पेस एंड डू नॉट टच द क्लाउंट विदाउट वार्निंग, आपको पेशेंट को पर्सनल स्पेस देना है और विदाउट वार्निंग पेशेंट को टच कभी नहीं करना है. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद क्लाइंट, अब जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आपको उनसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखना है. प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन केयर एंड असाइन केयर गिवर्स टू स्टैब्लिश ट्रस्ट, और आपको क्या करना है, जो केयर गिवर्स हैं उनको उनके साथ कंसिस्टेंसी में उसको केयर प्रोवाइड करनी है ताकि ट्रस्ट बिल्डअप हो सके. देन क्लाइंट्स हु आर सस्पिशियस एंड रूड, अब जो क्लाइंट सस्पिशियस और रूड होते हैं, फॉर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स कैन बी कंसिडर एज अ थ्रेट इफ़ टू फ्रेंडली, ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ही बनाने हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है. बी केयरफुल विद द टच एज इट कैन बी रिगार्डेड एज अ थ्रेट, आपको उसको छूने के लिए भी, उसको टच जो भी आप उसको एनी टाइप ऑफ टच आपको बहुत केयरफुली करना है, वरना पेशेंट उसको एज अ थ्रेट भी परसीव कर सकता है कि कहीं ये मुझे मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं टाइप, ठीक है. गिव एज मच कंट्रोल और ऑटोनॉमी टू द क्लाइंट विद इन द थेरेप्यूटिक लिमिट, की पेशेंट जब आप उसको थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपको पेशेंट के ऊपर भी सब चीज़ें छोड़नी है, उसको ऑटोनॉमी देनी कि वो उसकी मर्जी है कि करना चाह रहा है या करवाना नहीं चाह रहा है, ये सब चीज़ें. क्रिएट अ सेंस ऑफ ट्रस्ट थ्रू ब्रीफ इंटरेक्शन दैट कम्युनिकेट केयरिंग रिस्पेक्ट, और आपको क्या करना है, सेंस ऑफ ट्रस्ट बना के रखना है या बिल्डअप करना है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप इंटरेक्शन करेंगे, ब्रीफ छोटी छोटी इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें केयरिंग रिस्पेक्ट टाइप की, तो वहाँ पे अच्छी बातें पॉजिटिव टॉक्स
तो पेशेंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेगा। डिस्क्राइब एनी ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, लेबोरेटरी टेस्ट बिफोर द स्टार्ट। और पेशेंट को आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई मेडिकेशन दे रहे हैं या कोई तरीके के लेबोरेटरी टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको वो पेशेंट को बताना है। डू नॉट फोकस और स्ट्रेंथन द सस्पिशन और डिल्यूजन आइडियाज़। ठीक है, उसके पेशेंट के जो डिल्यूजनल आइडियाज़ हैं आपको उसको कभी भी प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, उस पर फोकस भी नहीं करना है। आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशनल नीड्स ऑफ द अंडरलाइंग सस्पिशन डिल्यूजन थॉट। और आपको ये जानना है कि जो जो सस्पिशियस थॉट है वो उसके अंदर क्यों आया है और उस हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। इंटरव्यू व्हेन द क्लाइंट शो साइन ऑफ इंक्रीजिंग एंजाइटी एंड पोटेंशियली एक्सप्रेस एन अनकॉन्शियस बिहेवियर। आपको क्या करना है, जब ये भी देखना है कि पेशेंट अगर ज़्यादा उसके अंदर एंजाइटी बढ़ रही है, ठीक है, और उसके अनकॉन्शियस बिहेवियर हो रहा है, तो आपको देखना है कि क्लाइंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बी केयरफुल नॉट टू बिहेव इन अ वे दैट ही कुड बी मिस इंटरप्रेटेड बाय द क्लाइंट। ठीक है, और ऐसे किसी भी तरीके से बिहेव नहीं करना है कि पेशेंट आपको मिस इंटरप्रेट कर ले, वह आपको गलत समझ ले। ठीक है, फिर नर्सेज रोल ड्यूरिंग मेडिकेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के टाइम पे, मेडिकेशन मैनेजमेंट के टाइम पे क्या रोल है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेगा। मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स टू द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। फिर क्या करना है कि आपको जो आपने मेडिकेशन दी है उसमें पेशेंट की बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको वो देखनी है। रिपोर्ट एनी एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, नर्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपिंग अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एंड एजुकेटिंग द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू प्रमोट कॉम्प्लियंस। ठीक है, नर्स का मेजर रोल होता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करने के लिए कि जो मेडिकेशन आप उन्हें दे रहे हैं वो उसे ठीक कर देंगे, एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सीक अर्ली ट्रीटमेंट, आपको अर्ली ट्रीटमेंट लेने हैं। ठीक है, ताकि जो थोड़े बहुत सिम्टम्स आपके आ जा रहे हैं वो कंट्रोल हो जाए। स्टिक टू ट्रीटमेंट प्लान, आपको एक ट्रीटमेंट प्लान जो दिया गया है बाय द डॉक्टर, आपको उसी को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। लर्न अबाउट रिस्क फैक्टर में लीड टू अर्लियर डायग्नोसिस। और क्या करना है, आपको रिस्क फैक्टर के बारे में भी जानना है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से सिजोफ्रेनिया हो सकता है, ताकि आपका अर्लियर प्रिवेंशन हो जाए और अर्लियर ट्रीटमेंट भी हो जाए, अर्लियर डायग्नोसिस भी हो जाए। अवॉइड इलीगल ड्रग एंड अल्कोहल यूज़, आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करना है, ड्रग्स भी यूज़ नहीं करने। रिड्यूसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करना है। ठीक है, फिर गेटिंग इनफ स्लीप, अवॉइड मतलब कि प्रॉपर अपनी अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी है। अवॉइड सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन नहीं करना है। प्लान योर प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करना है। ठीक है, कि जब आप चाहते हैं तभी प्रेग्नेंट हो, जब नहीं चाहते तो अनवांटेड चाइल्ड ना करें। ईट अ हेल्दी डाइट विद लॉट ऑफ वेजिटेबल, फिश विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मतलब आपको हेल्दी डाइट लेनी है, अच्छी वेजिटेबल्स, फिश वगैरह लेनी है। अवॉइड हेड इंजरीज, हेड इंजरी को अवॉइड करना है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने हैं। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ मेंटली इल एट होम, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए एट होम के चैलेंजेस होते हैं घर के लिए। तो पहला पॉवर्टी, ऑफ कोर्स वो गरीब है तो अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। होमलेस, उनके पास घर नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, डिनाइल ऑफ बेनिफिट, की वो समझे कि इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो मैं क्यों ट्रीटमेंट लूँ। ठीक है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंश्योरेंस कवर, उनका इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, कि कोई भी उनका एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो अच्छे से बिहेव नहीं हो कर रहे हैं। इनएबिलिटी टू कोप विद एवरीडे लाइफ इश्यूज़, वो अपनी एवरीडे लाइफ इश्यूज़ को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। अनसिम्पथेटिक ट्रीटमेंट बाय द हेल्थ केयर गिवर्स, ठीक है, जो उनके हेल्थ केयर गिवर्स है वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, उनको सिंपैथी नहीं दे रहे हैं। रिफ्यूज़ल टू पे क्लेम्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलते कि हम आपको पे करेंगे, क्लेम्स करेंगे, तो वो क्लेम वो नहीं अगर पे कर रहे हैं तब। कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ड्यू टू पीटी पॉवर्टी क्राइम्स, ठीक है, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ आपके अगर पेशेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन, ड्रग एब्यूज़, बैरियर टू एजुकेशन, एजुकेटेड नहीं है, रिड्यूस प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, और सेक्शुअली अब्यूज़ और लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड आइसोलेशन, या फिर विड्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको सिजोफ्रेनिया एट होम काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी हो जाती है जब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो चीज़ देखनी है। So this is the end of the slide. So thank you so much everyone for watching, and please subscribe, like and share my channel, and stay tuned for more videos like this.